तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे क्रैश कोर्स की थर्ड वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था व्हाट इज ट्रेडिंग और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जो हमने 2 टाइप्स बताए थे, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल में ओनली एक टाइप आता है, वो है इन्वेस्टिंग। और आज हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। और इन्वेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखना होता है और कंपनी साल पर साल कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखना होता है, और भी कई चीज़ें देखनी होती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कैसे क्या करना होता है। देखो, फर्स्ट आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल क्रोम कोई सा भी ब्राउजर खोल लो, वहाँ पे आपको लिखना है टिकट है। फिर वहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, आपको इसको क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीनर दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टॉक लगता है कि आपको यार इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, पहले आपको यहाँ पे उस स्टॉक का नाम, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के ले लेता हूँ टाटा मोटर्स। देखो, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि वो ईयर टू कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, डे वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, मंथली कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और ईयरली कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे हमने देख लिया 5 ईयर का, देख लिया मैक्स भी देख लिया, हमें ओवरऑल दिखा यार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब हम क्या देखेंगे, इसका पीई रेशो। पी रेशो का फुल फॉर्म लिख लो एक बार, प्राइस टू अर्न रेशो, ठीक है। और पीबी रेशो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड मतलब वो स्टॉक ईयरली आपको कितना डिविडेंड देगा। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी अपने मुनाफा मतलब अपने प्रॉफिट का कुछ % अपने शेयर होल्डर को देता है। ओके, अब पीबी रेशो और पीई रेशो आपको देखना कैसे है। पीई रेशो 25 से कम दिख रहा है, प्राइस टू अर्न रेशो 25 से कम दिख रहा है, तो हाँ वो स्टॉक आपके लिए सही है। अब पीबी रेशो क्या होता है, देखो पीबी रेशो होता है जैसे आपको किसी कंपनी का पीबी रेशो 10 है, ठीक है, तो मतलब आप उस कंपनी से, आप उस स्टॉक से 1 रुपए कमाने के लिए उसको 10 रुपए दे रहे हो। समझ में आया आपको ये बात? ओके, ये जितना कम हो उतना सही है, और पीई रेशो भी जितना कम हो उतना सही है। पी रेशो ये मान के चलो कि 25 से कम होना चाहिए। अब हमारे आगे है बैलेंस शीट, कि हम बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं। ओके, आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज देखनी है। अब यार एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स देखो दोस्तों, ये मानो जो कंपनी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी सामानों का प्रयोग करती है, या फिर उसका कुछ भी हो गया, देखो जैसे लाइक फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, और स्टॉक्स हो गए, गुड्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सबको हम कहते हैं क्या चीज, एसेट्स। एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं, लायबिलिटीज कर्ज हो कि हम किसी चीज को किराए पे ले रहे, उधारी ले रहे, ठीक है, उसको कहते हैं लायबिलिटीज। अब जो एसेट्स है वो टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर बढ़ते रहना चाहिए, ये देखना है हमको। एसेट्स जो है ईयरली ईयर बढ़ते रहते, और तो जो लायबिलिटीज हो वो हर ईयर घटती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, लायबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रॉफिट भी, वो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लायबिलिटीज और एसेट का क्या है कि लायबिलिटीज कम होती रहनी चाहिए और एसेट्स जो बढ़ते रहने चाहिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, 3,41,000 इसके पास एसेट्स है, 2021 में थे 3,29,000 हो गए, माइनस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब 2023 में आएंगे अपन तो फिर से बढ़ गए, 3,34,000 हो गया। अब 2024 में आएंगे तो क्या हुआ है, 3,70,000 के आसपास पहुंच गया, 69,000 रुपये हो गया। ओके, मतलब ओवरऑल अच्छा चल रहा है इसका। और टोटल लायबिलिटीज देखेंगे, लायबिलिटीज मैंने आपको क्या बताया, लायबिलिटीज घटती रहनी चाहिए। आप है ना साथ साथ नोट बनाते जाओ, वरना आप लोग ये सब चीजें भूल जाओगे एकदम से। लायबिलिटीज देखो, 2,84,000 लायबिलिटीज 2021 में थी, और 2,80,000 मतलब माइनस हुई है। ओके, फिर 2,82,000 हो गई, फिर 2,76,000 हो गई, मतलब ओवरऑल माइनस में चल रही है, मतलब घट रही है ओवरऑल, मतलब जितना पहले था उससे तो कम हुई है लायबिलिटीज। ये बात समझ में आ गई आपको। बैलेंस शीट में खाली ये देखना होता है आपको, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। ओके, तो आपने देख लिया। ओके, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आप एकदम बढ़िया चीज पे। ये होता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन मतलब क्या होता है, देखो मतलब इस कंपनी की जैसी जो और भी कंपनियां हैं, मतलब जो इसकी तरह ही काम करती हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं कि हाँ ये इसके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये कंपनी इससे अच्छी कर सकती है। अब पहला देखो, पहला तो ये टाटा मोटर्स से दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसका पी रेशो चेक करो, 29 का है, बट अपने का टाटा मोटर्स का कितना है, 11। अपने क्या कहा था कि पी रेशो जो है वो कम होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए, तब जाके पी रेशो अच्छा होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसका पीबी रेशो भी बहुत ज़्यादा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका भी पी रेशो और पीबी रेशो दोनों ही ज़्यादा है। लेकिन बट क्या है, डिविडेंड ज़्यादा देता है। एक बात बताऊँ आपको, टाटा है ना बहुत कम ही डिविडेंड देती है, क्योंकि वो मानती है कि हम जो उनको डिविडेंड देंगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उससे बड़ा क्यों ना हम उसको अपनी कंपनी में लगा दें। कंपनी में लगा के हम अपना शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कंपनी में हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कंपनी में बढ़ोतरी करेंगे, तो हाँ शेयर प्राइस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो वही वो करते हैं कि अपना जो डिविडेंड का पैसा होता है वो ज़्यादातर कंपनीज में लगा। डिविडेंड वो इसलिए बहुत ज़्यादा कम देते हैं,
कंपेरिजन टू अदर कंपनीज। अगर मैंने वीडियो में इतना समझाया है, आपको इतना भी समझ में आया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पर्सनली आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।